एवरीवन, वेलकम टू फ्लुएंट लर्निंग। और आज के इस वीडियो में हम कंटिन्यू करेंगे क्लास 7th हिस्ट्री की बुक का चैप्टर नंबर 1, इंट्रोडक्शन ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स। इस चैप्टर का जो पिछला पार्ट है, पार्ट नंबर 1, वो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी अपलोड कर दिया, आप वो जाके देख सकते हैं। एंड ये जो इस चैप्टर का पार्ट नंबर 2 है, इसमें हम पढ़ेंगे हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज से। ठीक है, तो आपको पता है हिस्टोरियंस कौन होता है और उनके सोर्सेज क्या होते हैं, यानी कि उनके ज़रिए जिनसे वो हिस्ट्री को जान पाते हैं। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को। हिस्टोरियंस यूज डिफरेंट टाइप्स ऑफ सोर्सेज टू लर्न अबाउट द पास्ट डिपेंडिंग अपॉन द पीरियड ऑफ द स्टडी एंड द नेचर ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। यानी कि हिस्टोरियंस जो हैं वो काफ़ी सारे ज़रिए उनके पास पास्ट के बारे में जानने के लिए, उसको स्टडी करने के लिए, वो उस पर डिपेंड करता है कि वो कौन सा ज़रिया यूज़ करेंगे। क्योंकि डिफरेंट जो हिस्ट्री के पार्ट्स हुए हैं, एंशियंट टाइम जब हुआ है तो उधर पेपर नहीं था। ठीक है, तो एंशियंट टाइम में पेपर नहीं था, तो वहाँ पे उन्हें इंस्क्रिप्शंस और मैन्युस्क्रिप्ट्स पढ़ने के लिए काम आती हैं। एंशियंट टाइम को जानने के लिए वो क्या पढ़ते हैं, इंस्क्रिप्शन और मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है, वही मिडिवल पीरियड जो होता है, मिडिवल पीरियड में पेपर का इन्वेंशन हुआ था। ठीक है, तो पेपर पे लोग ज़्यादा लिखने लगे थे। पेपर जब सस्ता हो गया था मिडिवल पीरियड में, तो पेपर पे लोग ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स लिखने लगे। इसलिए मिडिवल पीरियड की जब स्टडी करते हैं हिस्टोरियंस, तो उनको नए नए सोर्सेज ढूंढने पड़ते हैं, जैसे कि पेपर। ठीक है, एंशियंट टाइम में मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शंस, मिडिवल टाइम का पेपर, एंड फिर मॉडर्न टाइम में बहुत सारे उनको मिल जाते हैं, जैसे ऑफिशियल रिकॉर्ड्स हो गए, फिर पेपर हो गए, मैन्युस्क्रिप्ट, इंस्क्रिप्शन, तो चलो एंशियंट टाइम में आ जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे उनको फिर सोर्सेज मिल जाते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरियंस के सोर्सेज डिपेंड करते हैं कि वो कौन सा सोर्स यूज़ करेंगे। जिस भी हिस्ट्री के पीरियड के लिए वो पढ़ रहे होंगे, यानी कि अगर वो एंशियंट टाइम के बारे में स्टडी करेंगे तो वो मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन ढूंढेंगे, क्योंकि एंशियंट टाइम में लोग पेपर पे नहीं लिखते थे, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन पे लिखते थे। ठीक है, मिडिवल पीरियड की अगर स्टडी कर रहे हैं तो पेपर ज़्यादा ढूंढेंगे। ठीक है, मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन उन्हें कम मिलेंगी मिडिवल पीरियड की, इसलिए। ठीक है, last year for example you read about the rulers of गुप्ता डायनेस्टी एंड हर्षवर्धन। यानी कि आपने पिछले साल 6th क्लास में आपने पढ़ा था गुप्ता डायनेस्टी के बारे में, हर्षवर्धन के बारे में। इस बुक में आप पढ़ोगे आगे के 1000 ईयर्स, यानी कि अप्रॉक्स 7000 टू 1750 तक के जो 1000 ईयर्स आता है, वो आप उनको स्टडी करने वाले हो। ठीक है, इस बुक में यू विल नोटिस सम कंटिन्यूटी इन द सोर्सेज यूज्ड बाय हिस्टोरियंस फॉर द स्टडी ऑफ दिस पीरियड। यानी कि आप आगे देखोगे कि हिस्टोरियंस जो हैं वो पहले की तरह ही, यानी कि जैसे एंशियंट हिस्ट्री जब आपने पढ़ी थी तो उसमें आपको मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शंस का ज़्यादा जिक्र किया गया था। ठीक है, तो आप इस बुक में भी देखोगे कि हिस्टोरियंस जो हैं वो अभी भी वो वाले सोर्सेज यूज़ करते हैं, पर उसके साथ साथ वो कुछ नए नए सोर्सेज भी यूज़ करते हैं। जैसे हिस्टोरियंस अभी भी कॉइन्स पे रिलाई करते हैं, यानी कि कॉइन्स पे डिपेंडेंट रहता है स्टडी के लिए। इंस्क्रिप्शंस ढूंढते हैं, वो आर्किटेक्चर पे डिपेंड रहता है। आर्किटेक्चर यानी कि पहले के ज़माने में कैसे मॉन्यूमेंट्स, बिल्डिंग वगैरह बनाई गई थी। टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी कि जो पेपर पे लिखे जाते थे, या फिर उनको लिखा जाता था पत्तों पे, कहीं पे भी, मैन्युस्क्रिप्ट समझ लो आप। ठीक है, वो टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स यानी कि जो लिखे जाते थे इन्फॉर्मेशन इकट्ठा करने के लिए। ये सारे जो रिसोर्सेज हैं अभी भी हिस्टोरियंस उन पर रिलाई करते हैं, इन्हीं पर डिपेंडेंट रहते हैं। ठीक है, बट देयर इज़ ऑल्सो कंसिडरेबल डिसकंटिन्यूटी। यानी कि अभी इन सोर्सेज की तो कंटिन्यूटी रही ही है कि पहले से जो हिस्टोरियंस हैं इन्हीं सोर्सेज पे रिलाई करते थे, एंड अभी भी इन्हीं सोर्सेज पे रिलाई करते हैं, कंटिन्यूएशन में चल रहा है। पर अभी डिसकंटिन्यूटी भी है कुछ सोर्सेज में, यानी कि अभी नए नए सोर्सेज भी निकल कर आए हैं। द नंबर एंड वैरायटी ऑफ टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स इंक्रीज ड्रामेटिकली ड्यूरिंग दिस पीरियड। यानी कि हम जो ये वाला बुक में पीरियड समझ रहे हैं, मिडिवल पीरियड जो पढ़ रहे हैं, इस मिडिवल पीरियड में मैंने जैसे आपको समझाया कि जो नंबर था, यानी कि जो बहुत सारे टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आ गए थे और बहुत वैरायटी के टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स आ गए थे। यानी कि किसी को लैंड रिकॉर्ड दिया जा रहा है, यानी कि किसी को ज़मीन दी जा रही है, उसको लिखा जाता था। ठीक है, किसी को पैसे दिए जा रहे हैं तो उसको लिखा जाता था, और यानी कि पूजा के मंत्र वगैरह उसमें लिखे जाते थे, जो सेंट्स की पढ़ाइयाँ होती थी उनमें लिखी जाती थी। ठीक है, तो मिडिवल पीरियड में आते आते टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स के अमाउंट जो है वो बढ़ गया और उनकी वैरायटी भी बन गई। यानी कि किसी टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स में ये सारी चीज़ें लिखी है, जैसे मैंने आपको समझाया, ये वैरायटियों में टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिलने लगे। ठीक है, दिस स्लोली डिस्प्लेज अदर टाइप ऑफ अवेलेबल इंफॉर्मेशन। यानी कि जब मिडिवल पीरियड में आते आते लोगों ने टेक्सचुअल रिकॉर्ड ज़्यादा बनाने शुरू कर दिए, तो क्या हुआ कि उन्होंने मैन्युस्क्रिप्ट्स और इंस्क्रिप्शन वगैरह
मैन्युस्क्रिप्ट और इंस्क्रिप्शन क्या कर दी, उनमें रिकॉर्ड्स बनाना कम कर दिया, ठीक है। इसलिए हमें जो मिडिवल पीरियड के मैन्युस्क्रिप्ट इंस्क्रिप्शन है वो कम मिलता है, बल्कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड ज़्यादा मिलता है। हाँ, ठीक है। Though this period paper gradually became cheaper and more वाइडली अवेलेबल। क्यों हुआ ऐसा कि टेक्सचुअल रिकॉर्ड्स मिडिवल पीरियड में आते आते ज़्यादा उनका अमाउंट बढ़ गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि इस पीरियड में आते आते, मिडिवल पीरियड में आते आते पेपर जो था, पेपर बहुत चीप बन गया था, मतलब बहुत सस्ता बन गया था। मतलब पहले के कंपैरिजन में पेपर जो था वो सस्ता बन गया था और ज़्यादा जगहों पर मिला जाता था, वाइडली अवेलेबल, यानी कि आसानी से मिल जाता था और सस्ता मिलता था, ठीक है। पीपल यूज इट टू राइट होली टेक्स्ट। अब ये इंपॉर्टेंट है कि लोग जो है पेपर किस किन चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। पीपल जो थे वो होली टेक्स्ट यानी कि धार्मिक जो चीज़ें थी उनको लिखने के लिए यूज़ करते थे। क्रॉनिकलर्स ऑफ रूलर्स यानी कि इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जो होते थे रूलर्स के, किंग वगैरह के, उनके लिखने के लिए यूज़ करते थे पेपर को। लेटर्स लिखने के लिए। टीचिंग ऑफ सेंट्स यानी कि जो पंडित होते थे, पंडित क्या प्रवचन देते थे, उनकी क्या टीचिंग्स थी वो लिखी जाती थी। तो ये सही चीज़ें जो थी पेपर पर लिखी जाती थी। पिटिशंस एंड जुडिशियल रिकॉर्ड्स यानी कि किसको सज़ा मिलेगी, कौन चोर है, ये सारी चीज़ें जो थी, ये सारी चीज़ें भी लिखी जाती थी। एंड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस यानी कि लोग क्या करते थे, इन सारी चीज़ों के लिए यूज़ करते थे। एंड एक और चीज़ थी जिसके लिए पेपर यूज़ किया जाता था, रजिस्ट्रेशन ऑफ अकाउंट्स एंड टैक्सेस यानी कि टैक्स, मतलब कि किन किन लोगों से कर वसूल कर लिया गया है, ये सारी चीज़ें भी लिखी जाती थी। उनके टैक्सेस का रिकॉर्ड रखते थे, किन किन लोगों ने टैक्स दे दिया है, किन किन लोगों का बचा हुआ है टैक्स देना। एंड मतलब हिसाब वगैरह मनी का, वो भी पेपर पे ही उनका अकाउंट लिखा जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट्स वर कलेक्टेड बाय वेल्दी पीपल यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, आपको पता है ना, हैंड रिटन बुक्स जो होती थी, जो कि पाम लीव्स और ब्रिज बैक पर लिखी जाती थी पहले टाइम में जो, ठीक है। तो मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो कलेक्ट करी जाती थी, मतलब रखी जाती थी, इकट्ठी करी जाती थी जो वेल्दी लोग होते थे, यानी कि जो अमीर लोग होते थे, रूलर्स, किंग्स जो होते थे। मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स यानी कि जो मोनास्ट्रीज होते थे ना, मतलब कि जहाँ पे पंडित वगैरह रहते हैं, तो वो जगह होते हैं मोनास्ट्रीज, टेम्पल्स, मंदिरों में रखी जाती थी वो, ठीक है। मोनास्ट्रीज और टेम्पल्स में तो मैन्युस्क्रिप्ट्स रखी जाती थी और वो रूलर्स और अमीर लोगों के द्वारा भी रखी जाती थी, ओके। दे वर प्लेस्ड इन लाइब्रेरीज एंड आर्काइव्स यानी कि वो किधर रखी जाती थी, लाइब्रेरीज और आर्काइव्स में भी मैन्युस्क्रिप्ट जो थी रखी जाती थी। आर्काइव्स क्या होते हैं? आर्काइव्स अ प्लेस वेयर डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट्स आर स्टोर्ड यानी कि आर्काइव एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो स्टोर करी जाती है, रखी जाती है। डॉक्यूमेंट्स आपको पता है और मैन्युस्क्रिप्ट आपको पता है, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स और मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो रखी जाती हैं उस आर्काइव वाली जगह पे आज स्टोर, ठीक है, रखी जाती हैं। टुडे ऑल नेशनल एंड स्टेट गवर्नमेंट यानी कि आज के समय में पूरी नेशनल यानी कि एक देश के गवर्नमेंट और हर स्टेट के गवर्नमेंट के पास अपनी अपनी आर्काइव्स हैं, जहाँ पे वो अपनी अपनी जगह के पुराने ऑफिशियल रिकॉर्ड्स रखते हैं, ठीक है। उस जगह को आर्काइव कहते हैं। दीज मैन्युस्क्रिप्ट्स आर डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड अ लॉट ऑफ डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन टू हिस्टोरियंस बट दे आर ऑल्सो डिफ़िकल्ट टू यूज़ यानी कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स और डॉक्यूमेंट्स हैं ये बहुत सारे डिटेल्स तो देते हैं हिस्टोरियंस को, पर इनको इस्तेमाल करना थोड़ा हार्ड है। ऐसा क्यों हार्ड है उनको यूज़ करना? बस ढूंढो, पढ़ो और लिख दो, ऐसे ईजी है, आपको लगता है ऐसा, पर इसमें क्या क्या हिस्टोरियंस को प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है यहाँ पे देखो। देयर वॉज नो प्रिंटिंग प्रेस इन दोज डेज यानी कि उस टाइम पे कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, लोग प्रिंट करना नहीं जानते थे, ठीक है। सो स्क्राइब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट बाय हैंड, तो स्क्राइब्स होते थे, स्क्राइब्स वो लोग होते थे जो कि मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं यानी कि एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लेते थे। स्क्राइब्स वो लोग होते थे, देखो स्क्राइब्स कौन होते थे कि वो एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लेते थे और उसको कॉपी कर करके लिखते थे, ठीक है, ताकि उसकी एक और कॉपी बन जाए। क्योंकि आज के टाइम में क्या करते हैं, आज के टाइम में हमने एक बुक बनाई, एक बुक को प्रिंट किया और उसकी 6-7 कॉपियाँ निकाल ली, पर पहले के टाइम में तो प्रिंटिंग प्रेस नहीं हुआ करती थी, तो क्या करते थे लोग, स्क्राइब्स कुछ लोग होते थे जिनका यही काम था बस कि एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर करके उनको लिखना है, ठीक है, सुंदर हैंडराइटिंग में। तो कोई भी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी उन दिनों में, तो क्या करते थे, स्क्राइब वो लोग होते थे जो कि और एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को हाथों से खुद लिखते थे, ठीक है, कॉपी कर करके पूरी की पूरी मैन्युस्क्रिप्ट को लिखते थे। इफ़ यू हैव एवर कॉपीड अ फ्रेंड्स होमवर्क, अगर आपने कभी अपने फ्रेंड का होमवर्क कभी कॉपी किया हो तो आपको पता होगा कि ये बहुत सिंपल सी बात नहीं है। वहाँ तक कि अगर आपके फ्रेंड की अच्छी हैंडराइटिंग है, मतलब बहुत ही साफ़ हैंडराइटिंग है, आप तभी उसको लिख पाओगे, पर
ऐसा कभी कभी होता है कि आपको अपने फ्रेंड का जो होमवर्क है उसकी जो हैंड राइटिंग है वो समझ में नहीं आती, ठीक है, तो आपको उससे पूछना पड़ता है कि ये क्या लिखा है, ठीक है। पर तब क्या होता था कि तब तो वो नहीं पूछ सकता था ना उधर से जाके कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जिसने लिखी है उनको पता नहीं वो किधर रहता है और मतलब कि वो ज़िंदा है या नहीं है, ठीक है। तो जिसने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिखी तो उससे वो जाके नहीं पूछ सकते थे ना कि इधर क्या लिखा है वर्ड। तो उनको क्या करते थे, वो उन्हें गेस करना पड़ता था कि उन्होंने इधर क्या लिखा होगा एंड वो अपनी मर्जी से लिख देते थे, ठीक है। समटाइम्स यू कैन नॉट रीड योर फ्रेंड्स हैंड राइटिंग, कभी कभी आप अपने फ्रेंड की हैंड राइटिंग नहीं समझ पाते और आपको गेस करना पड़ता है कि उसने क्या लिखा होगा। जब वो आपके आसपास नहीं होता तो आपको गेस करना पड़ता है कि उसने क्या लिखा होगा एंड जो भी आपके दिमाग में आता है, जो भी उल्टी सीधी चीज़ आप वो लिख देते हो अपनी कॉपी में। एज अ रिजल्ट देयर आर स्मॉल बट सिग्निफिकेंट चेंजेस इन योर कॉपी ऑफ योर फ्रेंड्स होमवर्क। पर क्या होता है कि कभी कभी EZMR वाले वर्ड्स में तो चल जाता है कि आपने गेस कर लिया, पर अगर कोई इंपॉर्टेंट वर्ड है एंड आपको वो चीज़ समझ में नहीं आ रही कि उधर क्या लिखा है, तो आप कुछ भी लिख दोगे एंड फिर उस आंसर का आंसर जो आपने लिखा है या फिर कोई भी जो नोट्स आपने उतारा है उसका तो वर्ड ही चेंज, उसका तो मीनिंग ही चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो उसमें छोटे चेंजेस होते हैं आपकी कॉपी और आपके फ्रेंड की कॉपी में, पर वो क्या होता है कि मतलब अगर आपने कोई गलत वर्ड उतार लिया है और फिर आपको बाद में जाके अगर आप उसको लर्न करोगे तो आपको तो समझ में नहीं आएगा, ऊपर से आपकी आंसर शीट में और गलत हो जाएगा, वो आपके मार्क्स कट जाएंगे, ठीक है। मैन्युस्क्रिप्ट कॉपिंग इज समवट सिमिलर। ऐसे ही मैन्युस्क्रिप्ट जो थी वो ऐसे ही कॉपी करी जाती थी, एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट लिए जाते थे एंड उसको फिर कॉपी किया जाता था स्क्रैब्स के द्वारा, ठीक है। एज स्क्रैब्स कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट एज ए जो स्क्राइब्स थे वो मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी करते थे, उनमें भी क्या होता था, उनको भी अगर उसकी हैंडराइटिंग जिसने लिखी है मैन्युस्क्रिप्ट को उसकी हैंडराइटिंग अभी कभी नहीं समझ में आती थी तो वो भी ऐसे ही करते थे, वो भी गेस करके अपनी मर्जी से कोई भी वर्ड लिख देते हैं। इससे क्या होता था कि एक वर्ड में भी चेंज आ जाता था, सेंटेंस में भी चेंज आ जाता था। इसलिए क्या हुआ कि हिस्टोरियंस जो हैं, हिस्टोरियंस को भी ऐसी डिफ़िकल्टी आती है कि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में कोई और वर्ड लिखा होगा पर जो स्क्राइब्स के कॉपी करी गई मैन्युस्क्रिप्ट्स हैं उनमें अलग वर्ड या फिर एक अलग सेंटेंस दिखाई देता है, ठीक है, जिससे कि उसका मीनिंग भी चेंज हो जाता है। These small differences grew over centuries of copying until manuscript of the same text became substantially different from one another। अभी देखो कि ऐसा क्या हुआ कि एक स्क्राइब ने ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से दूसरी मैन्युस्क्रिप्ट कॉपी करी, उसने कोई अलग वर्ड लिखा, ठीक है। फिर ऐसे आगे जो एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को एक स्क्राइब ने कॉपी किया, ये फर्स्ट कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट। फिर उसने क्या किया, एक दूसरे स्क्राइब ने सेकेंड मैन्युस्क्रिप्ट उसकी इस वाली जो मैन्युस्क्रिप्ट थी इसको कॉपी किया एंड उसने कोई डिफरेंट वर्ड सेंटेंस लिखा, जब उसको समझ में नहीं आया उसने क्या लिखा। फिर किसी और ने ये वाली जो मैन्युस्क्रिप्ट है, सेकेंड मैन्युस्क्रिप्ट है कॉपी करी हुई, उसको फिर से कॉपी किया, तो उसने उसको भी समझ में नहीं आया वो वर्ड, तो उसने भी अपने मज़े से कोई भी वर्ड लिख दिया। ऐसा क्या हुआ कि आगे आगे सेंचुरीज जब बढ़ती गई, जैसे सदियाँ बीतती गई, तो स्क्राइब जो थे उनका यही चलता रहा। वो भी उनको अगर कोई वर्ड नहीं समझ में आता था तो वो भी अपने मज़े से कोई भी वर्ड गेस करके लिख देते थे। उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत सारे डिफरेंसेस जो हैं वो दिखाई देने लग गए किस एक मैन्युस्क्रिप्ट में और एक दूसरी कॉपी करी गई मैन्युस्क्रिप्ट ने, ठीक है। और ऐसा चलता रहा जब एक ही टेक्स्ट की यानी कि एक ही ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट की कॉपीज जो थी वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट बन गई, ठीक है। ऐसा चलता रहा जब। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम बिकॉज we rarely found the original manuscript of the author today। यानी कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम नहीं है। आप सोचोगे कि एक वर्ड या एक सेंटेंस या फिर मीनिंग तो चेंज हुआ, इसमें क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि हमें आजकल के ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है, ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट कम मिलते हैं क्योंकि ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट एक ही है, ठीक है, पर उसकी जो कॉपीज़ हैं वो तो ढेर सारी हैं, ठीक है। और कॉपीज़ में तो हमने पढ़ा ही कि क्या क्या वो होता है, ठीक है, कोई चेंज हो जाता है, कुछ भी चेंज हो रहा है, ठीक है। तो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट जो है हमें आज के टाइम में कम मिलती हैं, ठीक है। यानी कि जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट वो मैन्युस्क्रिप्ट होती है जो कि वही मैन्युस्क्रिप्ट है जो कि ऑथर ने खुद अपने हाथों से लिखी थी, ठीक है। तो हमें ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट आज के टाइम में कम मिलती है, बल्कि कॉपीड मैन्युस्क्रिप्ट जो है वो ज़्यादा मिलते हैं। तो हम टोटली डिपेंडेंट है, मतलब हम टोटली उन्हीं कॉपीज़ पर डिपेंडेंट है जो कि स्क्राइब्स ने बनाई थी। पर स्क्राइब्स जो कॉपीज़ बनाते हैं उनमें तो कोई ना कोई अलग ही चीज़ हमें दिखती है, ठीक है। तो ये एक सीरियस बड़ी प्रॉब्लम है। क्यों? क्योंकि जब एक स्क्राइब की मैन्युस्क्रिप्ट, जैसे हमने पढ़ा कि आगे आगे जैसे सदियाँ बीतती गई तो एक
एक ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट और जो दूसरी एक स्क्राइब पे कॉपी करी मैन्युस्क्रिप्ट थी, तो वो दूसरे से एकदम ही डिफरेंट होती चली गई जैसे सदियाँ बीतती गई, इसी प्रॉब्लम की वजह से कि उसको कोई वर्ड समझ में नहीं आया तो उसने उसको गेस करके लिख दिया। ओके, तो इसलिए क्या है कि अगर हम ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ें और किसी स्क्राइब की कॉपी करी गई मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ें तो उसमें हमें डिफरेंसेस दिख सकते हैं एंड दिखेंगे भी, ठीक है। इसलिए क्या है कि ये एक बड़ी प्रॉब्लम है। एज अ रिजल्ट हिस्टोरियंस हैव टू रीड डिफरेंट मैन्युस्क्रिप्ट वर्जन ऑफ द सेम टेक्स्ट टू गेस व्हाट द ऑथर हैड ओरिजिनली रिटन। अब आप ये देखो कि अगर आपके फ्रेंड ने कुछ ऐसा लिखा है, आपकी उसकी हैंडराइटिंग आपको समझ में नहीं आ रही, तो आपने कुछ भी उल्टा सीधा लिख दिया, फिर बाद में आपने फिर आप बाद में किसी और से भी पूछने जाते हो ना कि ये इसने ये लिखा था तो क्या मैंने ये ठीक लिखा है, अपनी कॉपी दियो मैं भी देखूं कि क्या मैंने ठीक लिखा था। तो फिर आप चेक करते हो ना जाके कि उसने ठीक लिखा था या नहीं लिखा था, आपने ठीक लिखा था या नहीं लिखा था, है ना। तो आप ऐसे जाके चेक करते हो। तो हिस्टोरियंस भी ऐसे ही करते हैं, यानी कि अगर उन्हें एक स्क्राइब की कॉपी करी मैन्युस्क्रिप्ट में कुछ ऐसा वर्ड दिखे जो कि उनको अलग सा लगे कि यार ये वर्ड इधर सेंटेंस में फिट नहीं हो रहा है या फिर इधर कुछ और होगा और स्क्राइब ने उसको गलत नोट डाउन कर दिया, तो वो क्या करते हैं, वो सेम टेक्स्ट की यानी कि जो सेम ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट से जिसको कॉपी किया गया था उसको और उसके जो कॉपीज़ हैं उसको ढूंढते हैं, ठीक है। जो सेम टेक्स्ट यानी कि जो सेम मतलब कि सेम इन्फॉर्मेशन जिसमें लिखी है, ठीक है। तो सेम टेक्स्ट के वो बहुत सारे कॉपीज़ देखते हैं ताकि वो पता लगा सकते हैं कि उस स्क्राइब ने क्या लिखा होगा। आपको बात समझ में आ रही है कि हिस्टोरियंस को क्या पढ़ना पड़ता है। इसलिए उनको अगर हिस्टोरियंस को कुछ भी दिक्कत आती है एक मैन्युस्क्रिप्ट को पढ़ने में तो क्या करते हैं कि वो सेम ही टेक्स्ट की जिसमें सेम ही इन्फॉर्मेशन लिखी होगी तो ऐसी मैन्युस्क्रिप्ट को ढूंढना पड़ता है उन्हें बहुत सारी, ताकि वो देख सकें कि उस ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट में जो ओरिजिनल ऑथर था उसने क्या लिखा होगा और स्क्रैब ने वो क्या नोट डाउन कर दिया। ओके, आया आपको समझ में। इसलिए ये एक मेजर प्रॉब्लम है, एक बड़ी प्रॉब्लम है। ऑन ओकेजन ऑथर्स रिवाइज देयर क्रॉनिकल्स एट द डिफरेंट टाइम्स, यानी कि कभी कभी ऑथर्स जो थे वो क्या करते, ऑथर्स यानी कि जो बुक वगैरह मैन्युस्क्रिप्ट वगैरह लिखते थे, ठीक है, तो वो क्या करते थे, वो कभी कभी अपनी लिखी हुई चीज़ों को रिवाइज करते थे, यानी कि वो दोबारा से उनको लिखते थे या फिर दोबारा से उनको पढ़ते थे एंड उसका नया वर्जन निकालते थे, ठीक है। दी 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर ज़ियाउद्दीन बरानी, ये इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। 14th सेंचुरी क्रॉनिकलर यानी कि 14th सेंचुरी में जो रहे थे क्रॉनिकलर, यानी कि क्रॉनिकलर मैंने आपको समझाया था ना पार्ट 1 में कि वो लोग जो कि इंपॉर्टेंट चीज़ों को नोट डाउन करते, ठीक है। तो ज़ियाउद्दीन बरानी थे वो, ठीक है, जिन्होंने अपने क्रॉनिकलर पहली बारी 1356 में लिखी थी और उसका दूसरा वर्जन बनाया उसके 2 साल बाद, यानी कि उन्होंने अपनी क्रॉनिकलर लिखी पहला जो उसका वर्जन था वो 1356 में लिखा गया एंड उसका जो दूसरा वर्जन था वर्जन नंबर 2 उसके 2 साल बाद लिखा गया, यानी कि 1358 में लिखा गया। ओके, the two differ from each other, but historians did not know about the existence of the first version until the 1960s. It remained lost in the large library collection. यानी कि वो दोनों जो वर्जन थे, वर्जन 1 और वर्जन 2, वो दोनों ही एक दूसरे से बहुत अलग थे, ठीक है। पर हिस्टोरियंस जो थे उनको पहले वर्जन के बारे में नहीं पता था, कि उन्हें ये नहीं पता था कि पहला वर्जन भी बनाया गया था। क्योंकि उन्हें बस वर्जन नंबर 2 ही मिला था। उनको ये नहीं पता था कि ज़ियाउद्दीन बरानी ने अपना वर्जन नंबर 1 का क्रॉनिकलर भी लिखा था। ओके, पर 1960s तक उन्हें ये नहीं पता था कि उसका फर्स्ट वर्जन भी एग्जिस्ट करता है, पर 1960s के बाद उन्हें पता चल गया था कि उसका वर्जन नंबर 1 भी एग्जिस्ट करता है। वो लार्ज लाइब्रेरी कलेक्शंस में गुमा रहा था, ठीक है। न्यू सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स क्या होता है, ठीक है, इनको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। देखिए फिगर नंबर 1, अ पेंटिंग ऑफ अ स्क्राइब मेकिंग अ कॉपी ऑफ अ मैन्युस्क्रिप्ट। अब ये देखो कि यहाँ पे जो आपको पेंटिंग दी गई है ये एक स्क्राइब है, ठीक है, जो कि एक मैन्युस्क्रिप्ट को कॉपी कर रहा है, ये उसकी पेंटिंग बनाई गई है। दिस पेंटिंग इज़ ओनली 10.5 सेंटीमीटर बाय 7.1 सेंटीमीटर। इसके साइज़ क्या है, 10.5 सेंटीमीटर बाय 1.7 सेंटीमीटर की है ये बस, ठीक है, ज़्यादा बड़ी नहीं है। बिकॉज ऑफ इट्स साइज इट इज़ कॉल्ड अ मिनिएचर। अब आप देखो कि आपकी स्केल जो होती है, जो 15 सेंटीमीटर वाली स्केल होती है, वो
वो 15 सेंटीमीटर की होती है ना, कितनी छोटी होती है वो। तो देखो ये जो पेंटिंग है आपको, ये वाली जो पेंटिंग है, ठीक है, ये पेंटिंग 10.5 सेंटीमीटर बाय 1.7 सेंटीमीटर की है, यानी कि बहुत छोटी पेंटिंग है ये, ठीक है। बिकॉज ऑफ इट्स साइज, इसके साइज की वजह से, यानी कि इतनी छोटी पेंटिंग है और इतनी डिटेल्ड पेंटिंग है, इसकी वजह से इस पेंटिंग को मिनिएचर कहा जाता है। मिनिएचर का मतलब होता है टाइनी, छोटा, ठीक है। मिनिएचर पेंटिंग्स वर समटाइम्स यूज्ड टू इलस्ट्रेट द टेक्स्ट ऑफ द मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि कभी कभी क्या करते थे, एक मैन्युस्क्रिप्ट को बनाते थे एंड मैन्युस्क्रिप्ट के फर्स्ट या फिर किसी भी पेज पे एक मिनिएचर पेंटिंग, छोटी पेंटिंग बना देते थे, ताकि उसको बता सके कि पेंटिंग ये जो मैन्युस्क्रिप्ट है ये किसके बारे में है, ठीक है। They were so beautiful that later collectors often took the manuscripts apart and sold just the miniatures, यानी कि ये जो miniatures थी ये इतनी सुंदर थी एंड अभी भी सुंदर है, दैट लेटर कलेक्टर्स है ऑफन टुक द मैन्युस्क्रिप्ट, यानी कि वो मैन्युस्क्रिप्ट को हटा के वो बस मिनिएचर पेंटिंग ही बेचते थे, ठीक है। क्या करते थे कि वो मैन्युस्क्रिप्ट के साथ मिनिएचर पेंटिंग्स बनी होती थी, तो क्या करते थे, मैन्युस्क्रिप्ट को तो फेंक देते थे, यानी कि मैन्युस्क्रिप्ट को वो कहीं और रख देते थे एंड मिनिएचर पेंटिंग्स को ही जाके बेचा करते थे, ठीक है। इतनी सुंदर और अच्छी हुआ करती थी मिनिएचर पेंटिंग्स, और अभी भी जब हमें मिलती हैं तो नई नई मिनिएचर पेंटिंग्स जब हमें मिलती हैं तो वो भी बहुत सुंदर होती हैं। ओके, ये भी देखो कितनी डिटेल्ड है और इतने छोटे साइज होने के बाद भी कितनी प्यारी सी क्यूट सी लगती होगी पेंटिंग्स, ठीक है। तो फिगर 2, ठीक है, फिगर 2 ये वाली फिगर, ठीक है, ये वाली फोटो, इसमें क्या है, डिफरेंट काइंड ऑफ हैंडराइटिंग कुड मेक द रीडिंग ऑफ पर्शियन एंड अरेबिक डिफिकल्ट। अभी देखो कि पुराने टाइम में लोग पर्शियन और अरेबिक ही ज़्यादा बोलते थे, तो पर्शियन और अरेबिक जब लिखी जाती थी तो उसकी हैंडराइटिंग देखो कितनी डिफ़िकल्ट होती है, ठीक है। तो उसमें हर एक डॉट का ध्यान रखना पड़ता है, कितनी लाइन ज़्यादा ऊपर जा रही है, कितनी नीचे जा रही है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। तो जब किसी स्क्राइब को उसकी हैंडराइटिंग नहीं समझ में आती थी तो वो अपने मर्ज़ी से उसको लिखना पड़ जाता था, ठीक है, क्योंकि वो जाके उससे पूछ तो सकता नहीं था, क्या पता वो ज़िंदा हो या ना हो, ठीक है, या फिर उसको पता भी नहीं होता था कि वो कहाँ रहता है, जाके पूछ ले। ओके, तो इसलिए पर्शियन और अरेबिक में जो मैन्युस्क्रिप्ट थी उनकी हैंडराइटिंग को समझना डिफ़िकल्ट होता था, इसलिए क्या होता था कि स्क्राइब्स गलती से कोई नया सा वर्ड ही निकाल के लिख देते थे। द नास्तिक स्टाइल ऑन द लेफ्ट, यानी कि नास्तिक स्टाइल जो होता है यानी कि लेफ़्ट से जो लिखा जाता है, ठीक है, लेफ़्ट और ये राइट, तो लेफ़्ट से जो नास्तिक स्टाइल होता है, नास्तिक स्टाइल जो है वो लेफ़्ट से लिखा जाता है। इज़ कर्सिव एंड ईजी टू रीड, यानी कि नास्तिक स्टाइल जो होता है जो कि लेफ़्ट से लेके राइट तक लिखा जाता है, ठीक है। आप भी जब अपनी नोटबुक में लिखते हो तो आप लेफ़्ट से स्टार्ट करते हो ना, दी टाइगर ऐसे लिखना स्टार्ट करते हो ना, पर और ये वाली जो हैंड राइटिंग होती है ये कर्सिव होती है और इजी होती है पढ़ने के लिए और समझने के लिए, ठीक है। पर ये जो शिकास्ती स्टाइल होता है ना, यानी कि जो राइट से लेके लेफ़्ट तक लिखा जाता है, ठीक है, जो राइट से लिखा जाता है लेफ़्ट तक, ओके। जैसे जो फारसी वाली लिपि होती है ना, आपने पढ़ा होगा ना हिंदी भाषा में, तो व्याकरण में जो आप पढ़ते हो कि फारसी वाली जो लिपि होती है ना वो किस में लिखी जाती है, वो राइट से लेके लेफ़्ट में लिखी जाती है। तो वो क्या होता है, वो हार्ड होता है, मतलब कि वो डिफ़िकल्ट होता है लिखने के लिए और समझने के लिए, और क्या होता है कि वो बहुत डेंस होता है, यानी कि काफ़ी ऊबड़ खाबड़ सा आपको दिखता है वो, ओके। स्क्रिबल उसमें आपको दिखते हैं चीज़ें, ओके। तो यहाँ से जो न्यू सोशल और पॉलिटिकल ग्रुप्स हैं इससे हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।